अब देखो, हम जो है वो अभी तक बात कर रहे थे, वो किसके बारे में बात कर रहे थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होना चाहिए, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आता क्या। सबसे पहले बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो वो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स के बारे में बात करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हम पैसा कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, इक्विटी से ला सकते हैं, प्रेफरेंस से ला सकते हैं, डेब्ट से ला सकते हैं, पैसा न बांट के रिटेन अर्निंग को रोक के रख सकते हैं, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो ली जा सकती है, मतलब कि लोन वगैरह लेके भी हम कर सकते हैं। जैसा भी हो आप बता दीजिएगा, उसके हिसाब से अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीजें। अब जो है हमारा क्वेश्चन ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से डिसाइड करें। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने की बात करते हैं ना, तो मेनली हम जो बात करते हैं डेब्ट और इक्विटी के बारे में, कि भाई इक्विटी कितना रखें और डेब्ट कितना रखें। मेनली इन दोनों के बारे में बात होती है। बाकी कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब तो ये सारा कुछ है, लेकिन मेनली हम जो वो यहाँ बात करते हैं डेब्ट और इक्विटी की। इक्विटी जो है इनके प्रति हमारी जिम्मेदारी कि इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वैल्यू जो वो इंक्रीज करें। डेब्ट जो है उनसे हम पैसा लेते हैं ताकि हम इक्विटी की वैल्यू जो वो इंक्रीज करवा पाए। उसमें हमारा मानना ये है कि क्योंकि डेब्ट हमें सस्ता मिलता है, इस वजह से वहाँ से पैसा लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा रिटर्न कमाइए, उसमें से डेब्ट का जितनी कॉस्ट लगती है वो दे दीजिए और ज़्यादा पैसा बचाइए ताकि इक्विटी की जो वैल्यू है वो क्या हो, इंक्रीज हो। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं कि डेब्ट हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने वाले हैं वो फैक्टर कौन कौन से हैं। फैक्टर जो है वो कौन कौन से, जिसमें सबसे पहला जो है फैक्टर है आपका कि कॉस्ट। कॉस्ट के हिसाब से डेब्ट और इक्विटी में से जो सस्ता कौन रहेगा, डेब्ट रहेगा। डेब्ट क्या होगा आपका, सस्ता रहेगा। सस्ता तो रहेगा, लेकिन उसके बाद में उसमें कुछ जो वो समस्या भी होती है। समस्या क्या होती है, सबसे मेन बड़ी समस्या जो है वो क्या है कि भाई इसके अंदर जो है वो क्या होता है, पेमेंट जो है वो क्या करना होगा भाई। इसकी फायदा क्या है कि सस्ता है। सस्ता होने का कारण क्या है, पहली बात तो टैक्स, इसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो भी नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मली कम होता है। ऊपर से आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, ये जो है डेब्ट जो है वो बढ़ाना चाहिए। डेब्ट हम ज्यादा करेंगे, डेब्ट ज्यादा करेंगे तो डेब्ट से पैसा लेके इन्वेस्ट करें तो, क्योंकि डेब्ट की कॉस्ट कम है और रिटर्न ज़्यादा कमाए तो एक्स्ट्रा अर्निंग इक्विटी के लिए बचेगी। जिससे क्या होगा, जिससे ईपीएस बढ़ेगा, और ईपीएस बढ़ेगा तो क्या होगा, एमपीएस बढ़ेगा। देखो, डेब्ट से जैसे पैसा लिया आपने और वो 8% पे लिया, और उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलके मान लीजिए आपकी कॉस्ट जो वो 6% ही बच रही है नेट।
इस 6% पे जो पैसा लिया उसको आपने कहीं इन्वेस्ट किया और वहां से 20% रिटर्न मिल रहा है, तो 20% तो पैसा कमा रहे हो और 6% देना है, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा बच रहा है 14%, वो जो है वो क्या किसके लिए बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो किसके लिए बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा ज्यादा बचेगा तो ईपीएस जो है वो, अर्निंग पर शेयर जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जिस शेयर पे ईपीएस जो ज्यादा होगा उसका एमपीएस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब कि मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो भी ज्यादा होगी। जैसे नॉर्मली इन्वेस्टर मान लीजिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो मान लीजिए 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, तो अगर 10 रुपए कोई कमा के देगा, आगे हम पढ़ेंगे जब रेशियो पढ़ेंगे तो एक प्राइस अर्निंग रेशियो, कि भाई कितना गुना देने को तैयार है। जैसे किसी का पी रेशियो जो वो 10 है, तो इसका मतलब क्या है? 10 का 10 गुना वो देने को तैयार है। तो अगर कोई 10 रुपए कमा के देगा तो 10 × 10 उसके लिए वो कितना रुपए देने को तैयार हो जाएगा? 100 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर ईपीएस बढ़ेगा, इसकी जगह ईपीएस 15 हो जाएगा, तो 15 × 10 मतलब कि वो कितना देने के लिए तैयार हो जाएगा? 150 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो शेयर की वैल्यू जो क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ पा रहे हो बात? सही चल रहा है क्या? बीच में शायद बंद हो गया था ये। सही चल रहा है क्या ये? हाँ। तो ये तो एक पहली जो चीज हुई कि हमारी कॉस्ट देखेंगे। कॉस्ट के बाद जो हम दूसरी चीज क्या देखेंगे? रिस्क देखेंगे। अगर हम बात करें कंपनी के हिसाब से, तो कंपनी के हिसाब से डेब्ट जो है वो क्या है? ज्यादा रिस्की है या इक्विटी जो है वो ज्यादा रिस्की है? अगर हम कंपनी के हिसाब से देखें, कंपनी के हिसाब से अगर डेब्ट को इंक्रीज करेंगे तो रिस्क जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डेब्ट के साथ इंक्रीज होगी रिस्क या डिक्रीज होगी? डेब्ट ज्यादा रिस्की है। रिस्की होने का कारण क्या है? क्योंकि आप डेब्ट जो है वो ज्यादा लोगे, डेब्ट जो है वो ज्यादा लोगे तो उस केस के अंदर उसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो आपको करना ही पड़ेगा। उसमें कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपने कमाई की है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमाई नहीं हुई, जैसे कि इससे ही एक नया पॉइंट आता है कि अगर कंपनी कैसी है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करेगा। उसके बेसिस पे कैसे? जैसे कि अगर एक मैच्योर कंपनी है, एक मैच्योर कंपनी है मतलब कि जो जिसकी अर्निंग जो है वो एक तरीके से फिक्स है कि भाई यहाँ से अर्निंग जो है वो आती है, और जैसे टाटा हो गया है ऐसी कंपनी जो बड़ी कंपनी है। और एक जो है वो कौन सी कंपनी है? एक जो है वो ग्रोइंग फेज में कंपनी है, एक ग्रोइंग कंपनी है, जो नई कंपनी है, जो अभी आई है और जो चल रही है। या फिर यूं भी कह सकते हैं इसको कि ग्रोइंग कंपनी जो है वो नॉर्मली उनकी क्या होगी? नॉर्मली इनकी क्या होगी? स्टेबल इनकम होगी। मतलब इनकम तय होगी, इनके इनकम के अंदर ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन एक जो ग्रोइंग कंपनी है, जो नई कंपनी है, उनकी क्या होगी? नॉर्मली फ्लैक्चुएटिंग इनकम होगी। मतलब कि इनकम जो वो ऊपर नीचे होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। कभी इनकम जो वो बढ़ेगी, कभी इनकम जो वो कम हो सकती है। तो जो मैच्योर कंपनी है उससे डेप्ट ज्यादा लेना चाहिए या ग्रोइंग कंपनी को डेप्ट ज्यादा लेना चाहिए? ग्रोइंग कंपनी को जो है वो डेप्ट ज्यादा लेना चाहिए या मैच्योर कंपनी को जो वो डेप्ट ज्यादा लेना चाहिए? ज्यादा लेना चाहिए। और इनको डेप्ट जो है वो क्या करना चाहिए? कम लेना चाहिए। इनको जो है वो डेप्ट
कम लेना चाहिए। रीजन क्या है कम लेना चाहिए का? कारण क्या है इनका? इनको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी इनकम जो वो क्या है, वेरिएबल है। अगर इनकम हुई तो हो गई, कई बार इनकम ना भी हो, नया बिजनेस है ग्रोइंग फेज में, तो अगर इनकम नहीं हुई तो उस केस के अंदर आपको डेब्ट का तो पेमेंट जो वो करना ही पड़ेगा। इस वजह से आगे हम सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर देखेंगे कुछ नए जैसे आए, सीड फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग वगैरह, जो क्या होते हैं नए जो भी बिजनेस होते हैं उनको इस तरीके से पैसा वो रेज करते हैं कि शुरुआत के अंदर उनके पास फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का बर्डन ना है। डेब्ट लिया तो उस केस के अंदर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का बर्डन आ जाएगा कि भाई इतना पैसा आपको देना ही है, इंटरेस्ट का या जो भी पैसा है वो आपको देना ही है। क्लियर है? उसके बाद में एक चीज और देखते हैं, कंट्रोल। अगर आप पैसा इक्विटी से लोगे, अगर आप पैसा इक्विटी से लोगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका कंट्रोल डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट कैसे? जैसे कि इस एक कंपनी है जिसमें 5,000 शेयर है, ठीक है, तो इस और इस कंपनी के पास जैसे एक ये इन्वेस्टर है, इसके पास एक शेयर है, तो उस केस के अंदर उसका हिस्सा कितना है, 1/5,000 है। अगर कंपनी कल को 5,000 और शेयर इश्यू कर दे तो कंपनी के शेयर कितने हो जाएंगे, 10,000, तो इसका हिस्सा कितना बचेगा, 1/10,000। तो इसका कंट्रोल क्या होगा, डाइल्यूट होगा। पहले इसका वोट कितना था, 1/5,000 के बराबर था, अब इसका वोट कितना होगा, 1/10,000 के बराबर होगा। तो इक्विटी जब बढ़ाते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, कंट्रोल जो है वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है। क्लियर है? जबकि डेप्ट बढ़ाओ तो कंट्रोल के ऊपर जो कोई भी तरीके से डाइल्यूट नहीं होगा। अगर डेप्ट इंक्रीज करोगे तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। तो देखो हर पॉइंट के हिसाब से अलग अलग आ रहा है, किसी पॉइंट के हिसाब से डेप्ट अच्छा है, किसी पॉइंट के हिसाब से इक्विटी अच्छा है। जैसे रिस्क के पेज से देखें तो डेप्ट से जो है वो इक्विटी ज्यादा सही है, लेकिन कॉस्ट के बेसिस पे देखें तो डेप्ट ज्यादा सही है। उसके बाद में अगर हम कंट्रोल के हिसाब से देखें तो डेप्ट सही है, क्योंकि डेप्ट अगर डेप्ट से पैसा लोगे तो उस केस के अंदर आपका कंट्रोल जो वो डाइल्यूट नहीं होगा, जबकि इक्विटी से पैसा लोगे तो उस केस के अंदर जो आपका कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। उसके अलावा और क्या करें? कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करें। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए मुझे जो है वो 10 लाख रुपए की जरूरत थी और मैंने 10 लाख रुपए का जो लोन ले लिया, जरूरत थी ले लिया, और उसके बाद में थोड़े समय बाद मेरे पास जो पैसा आ गया। अब मैं बैंक के अंदर पैसा जब जमा करवाने जा रहा हूं तो बैंक वाले जो वो मेरे से कह रहे हैं कि आपको 10% जो वो प्री क्लोजर चार्जेस लगेंगे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, अब मैं इस तरीके का ऐसा होगा तो उसके इसके अंदर मैं लोन चुकाने में मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो कंपनी को कोशिश ऐसा करना चाहिए कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा रखे जो क्या हो, उसे चेंज करना चाहे तो हम चेंज आसानी से कर पाए, ताकि जैसे कल को पैसा आ जाए और डेब्ट जो उसको हम रीपे करना चाहे तो डेब्ट को रीपे कर सके, या इक्विटी को बाय बैक करना चाहे तो इक्विटी को बाय बैक कर सके। तो इस तरीके का होगा तो हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो इस तरीके से कुछ जो पॉइंट हम ध्यान रखते हैं और इसके अलावा कुछ स्टडी भी करते हैं। जैसे आता है आपका एक स्टडी में आता है, 3 स्टडी मेन आती है, एक तो ईबीआईटी, ईपीएस और एमपीएस एनालिसिस। फाइनेंशियल इंडिफरेंस एनालिसिस। फाइनेंशियल
ब्रेक इवन पॉइंट। ये 3 स्टडी है, इसके अलावा भी कोई भी स्टडी हो सकती है, लेकिन मेनली ये 3 चलती है। इन 3 के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड जो वो कर सकते हैं। एक वर्ड आपके सिलेबस के अंदर लिखा होता है, जो वर्ड जो है वो लिखा है इस तरीके से कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो कि इसी के साथ अपन जो वो डिस्कस करेंगे। देखो पहला तो जो है वो क्या है, ईबीआईटी, ईपीएस और एमपीएस एनालिसिस। बिल्कुल सिंपल सी बात करता है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न, जैसे हम आर से कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा है अगर आपकी केडी से, कॉस्ट ऑफ डेब्ट से, तो डेब्ट को इंक्रीज करो ताकि आपका ईपीएस इंक्रीज होगा, ताकि आपका एमपीएस जो वो इंक्रीज होगा। अगर आपका अगर आर जो है वो ज्यादा है के डी से, तो उस केस के अंदर क्या करो, डेब्ट को कम करो ताकि आपका ईपीएस जो है वो बढ़ेगा और एमपीएस जो है वो बढ़ेगा। समझ पा रहे हो बात, जो ऊपर अपन ने बात कही थी ना, वो सेम ही है कि भाई आप कमा रहे हो 20% और आपकी जो पैसा डिबेंचर से जो लिया है, जैसे डेब्ट से जो भी पैसा लिया उसको सिर्फ 8% देना पड़ रहा है, तो 12% बच रहे हैं, तो 12% बचेंगे तो अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर की, तो उस केस के अंदर उनकी मार्केट प्राइस पर शेयर जो वो बढ़ेगी। उसके बाद में सेकंड आता है फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट। फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट, भाई कोई डाउट आए तो आप बता दीजिएगा, इसको समझिएगा सिंपल सा। ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर दो या दो से ज्यादा ऑप्शन पैसा रेज करने पर ईपीएस सेम है। ये थोड़ा सा समझने लायक पॉइंट है, देखो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट एक वैसा वैसा जो है वो कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा जाता है, जैसे हम कहते हैं कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। उसको थोड़ा सा अपन यहाँ साथ डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे दो मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए जो है उसकी मान लीजिए फिक्स कॉस्ट जो है 10,000 है और इसकी जो है फिक्स कॉस्ट जो है वो 15,000 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मान लीजिए इस वाली मशीन में 1 यूनिट बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो लगती है 6 रुपये और इसमें लगती है 8 रुपये। ये वाली अगर स्थिति है, अगर ये वाली स्थिति है तो क्या कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट आएगा क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मशीन ए लो या मशीन बी लो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि मशीन ए की फिक्स कॉस्ट भी कम है और वेरिएबल कॉस्ट भी कम है, तो हमेशा ही क्या होगा, मशीन ए जो है उसको प्रेफर किया जाएगा, मशीन ए जो वो हमेशा फायदे में रहेगी। समझ पा रहे हो बात? चाहे आप 1,000 यूनिट बनाते हो, चाहे 2,000 बनाते हो, चाहे 5,000 बनाते हो, चाहे 10,000 बनाते हो। क्लियर है? यहीं पर अगर दूसरा ऑप्शन इस तरीके से हो कि मशीन ए है और
मशीन बी है। मशीन ए की जो है वो फिक्स कॉस्ट 10,000 है, मशीन बी की जो है वो फिक्स कॉस्ट 10,000 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट जो बनाने में ये 6 रुपये लगाती है और ये भी 6 रुपये लगाती है। चाहे मशीन ए खरीदो चाहे मशीन बी खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितनी यूनिट बनाओ आप, चाहे मशीन ए को खरीदोगे चाहे मशीन बी को खरीदोगे, दोनों में जो टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तीसरा ऑप्शन इस तरीके से हो सकता है कि मशीन ए है और मशीन बी है, इसकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट, इस मशीन में 10,000 लगते हैं और इसमें 15,000 लगते हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ 6 रुपये लगती है और यहाँ 4 रुपये लगती है। तो देखो फिक्स कॉस्ट के हिसाब से तो ये सस्ती है और वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से ये सस्ती है, तो मशीन ए को सेलेक्ट करें या मशीन बी को सेलेक्ट करें, तो वहां हम क्या करते हैं, एक कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। वहां हम क्या करते हैं, कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से। तो 10,000 और 15,000 में 5,000 डिवाइडेड बाय 2, 2500। अब इस 2500 यूनिट्स का मतलब क्या है, इस 2500 यूनिट्स का मतलब ये है कि 2500 यूनिट्स अगर बनाते हो तो आप चाहे मशीन ए से बनाओ चाहे मशीन बी से बनाओ, दोनों से जो है कॉस्ट क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप 2500 यूनिट्स जो है वो बनाते हैं ए और बी, ए से फिक्स कॉस्ट कितनी लग जाएगी, 10,000, और यहाँ से कितनी लग जाएगी, 15,000। 2500 यूनिट 2500 इंटू 6 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी, 2500 इंटू 6, 5, 10 और 15,000, कितना, 15,000, और 2500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 20,000। इसे क्या कहते हैं हम, कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट, कि भाई 2500 यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मशीन ए से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं चाहे मशीन बी से प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट जो वो सेम रहेगी। वैसा वैसा इस सिचुएशन के अंदर जो हो, यहाँ की सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ की सिचुएशन में दो ऑप्शन हो सकते हैं कि पैसा रेज करने के लिए, क्या क्या, कि भाई पहला ऑप्शन जो है वो, जैसे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, अगर जैसे डेप्ट और के डी और के ई, कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो 8% है यहाँ पे और यहाँ पे 10% है, और यहाँ पे जो वो ये 15% है और ये मान लीजिए 15% है। तो क्या इनके बीच कोई इंडिफरेंस पॉइंट आएगा क्या, नहीं, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा ऑप्शन 1 जो वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये के ई तो बराबर है और के डी जो है वो हमेशा ही ऑप्शन 1 के अंदर जो वो सस्ती है। तो हमेशा ही ऐसा ये सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन 1 से ही पैसा रेज करेंगे, मतलब कि जैसे 50 लाख रुपए यहाँ पर डेप्ट से करें और 50 लाख जो है वो इक्विटी से, जैसा भी ऑप्शन है। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास ऑप्शन इस तरीके से हो, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यहाँ जो है वो 8% है के डी और के ई जो है वो आपका 15% है, यहाँ भी है जो 8% है और यहाँ भी जो 15% है। तो उस केस के अंदर जो है क्या होंगे, इनके बीच में बहुत सारे इंडिफरेंस पॉइंट होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ऑप्शन 1 पे जाओ या ऑप्शन 2 पे जाओ, हमेशा ही जो है वो आपके इक्वल ही रहेंगे। लेकिन यहीं पर एक सिचुएशन और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, मान लीजिए के डी जो है वो यहाँ 8% है और यहाँ 10% है, के ई जो है वो यहाँ पर जो है वो 15% है, के हिसाब से ये सस्ता है, तो और यहाँ पर 13% है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा इनडिफरेंस पॉइंट है जो कैलकुलेट होगा,
वहां इंडिफरेंस पॉइंट, यहाँ पर जो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हो, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन यहाँ जो है ये फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, ये मेन जो है वो लाइन आपके लिए ये है, ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर दो या दो से ज्यादा ऑप्शन से पैसा रेज करने पर ईपीएस जो वो सेम आए, अर्निंग पर शेयर जब हम कैलकुलेट करें तो वो सेम आए, तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट। अभी के लिए आप इसको इतना जो है वो लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है अपने को आगे डिस्कस करना पड़ेगा। कब डिस्कस करना पड़ेगा, जब हम इसके आगे इनकम स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, तब जो है हम इसको बात करेंगे। इनकम स्टेटमेंट कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जिसके अंदर लिवरेज वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आप अभी के लिए इतना मान लीजिए कि एक ऐसा पॉइंट होता है फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट, जिसमें ये जो है डेफिनेशन कर लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होगा वो हम इनकम स्टेटमेंट के साथ जो फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए सिर्फ इतना जो है लिख दीजिए ये वाला पोर्शन, बाकी जो है इसको कैलकुलेट कैसे होता है वो हम इनकम स्टेटमेंट जब लिवरेज पढ़ेंगे तो उसके बाद में जो है इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पॉइंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। या वहां डिस्कस कर लेंगे फॉर्मूला, एक बार यहाँ चाहो तो आप लिख दीजिए। वो लिखना बाकी तो नहीं था भाई। क्लियर है? और इसके अलावा एक होता है आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। नॉर्मली मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम ब्रेक इवन पॉइंट जब कैलकुलेट करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, और मतलब कि प्रॉफिट और लॉस जो अमाउंट कितना है, जीरो है। यहाँ पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, ईबीआईटी का वो लेवल जहाँ पर ईपीएस जीरो है, मतलब कि ईबीआईटी इतना कमाया जा रहा है जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद कुछ भी नहीं बच रहा है, तो वहां उसको हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसको भी कैलकुलेशन जो है, इन दोनों की कैलकुलेशन जो नेक्स्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट के साथ जो है पढ़ेंगे। यहाँ तक का लिख दीजिए, फिर जो एक बार यहाँ तक का जो नोट्स है अपन पढ़ लेते हैं। ये लिख चुके हो क्या? कैपिटल बजट, कैपिटल बजटिंग हो गया, ये फाइनेंशियल डिसीजन कहाँ पर है, ये सर्च कैसे होगा भाई?
हाई कोर्ट। हाँ, ये थ्योरी के अंदर जो डिस्कस कर लेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? यहाँ पर जो यहाँ तक जो पढ़ा है वो एक बार रिवीजन कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कैलकुलेशन सबसे पहले अपन स्पेसिफिक सोर्स से कॉस्ट जो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उस केस के अंदर डिबेंचर या बॉन्ड, ये जो है इनके अंदर दो चीजें हो सकती है, या तो वो रिडीमेबल हो सकते हैं या इरिडीमेबल हो सकते हैं। अगर इरिडीमेबल है तो इसका मतलब क्या है? वो उनका रिडम्पशन नहीं होगा, तो इंटरेस्ट जो भी लगेगा उसका 1 - t, कि भाई 10 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है और उसमें 30% का फायदा मिल रहा है, तो अल्टीमेटली हमें 10 रुपए दे रहे हैं लेकिन उसके 3 रुपए बच रहे हैं, तो 7 रुपए की कॉस्ट लग रही है डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। अगर रिडीमेबल है तो ये जो है ये क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट रेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये अपन ने पहले क्लास के अंदर अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो आप एक बार क्लास देखोगे तो ये समझ आ जाएगा। ये जो क्विक रिवीजन जो वो अपन कर रहे हैं एक बार, के डी इंटरेस्ट 1 - t, और उसके अलावा रिडम्शन अगर आप ज्यादा पे कर रहे हो, जैसे 100 की बजाय डिबेंचर जो वो 110 पे दे रहे हो, तो आप 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो उनको। कितने साल है? 5 साल है, तो 5 साल में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो हर साल 2-2 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। डिवाइडेड बाय रिडम्शन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। अगर यहीं पर डिबेंचर की जगह प्रेफरेंस शेयर है तो सेम ये का ये होगा, बस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 - t होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड देते हैं उसके ऊपर टैक्स का फायदा नहीं होगा, तो सिर्फ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिविडेंड और रिडम्शन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय n, और रिडम्शन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। के डी और के पी जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये अप्रोक्सीमेट रेट है, एक्चुअल रेट कैलकुलेट करना है तो IRR मेथड से कैलकुलेट करें। रीजन क्या है? क्योंकि अगर आपको जैसे प्रेफरेंस शेयर के बदले में 100 रुपए इश्यू हुए और फिर आप जो है उसको हर साल 8-8% रिटर्न दे रहे हो, तो 8-8-8-8 जैसे 4-5 साल दिए और 5वें साल 110 रुपए दिए हैं, तो अब एक्चुअल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से तो वो 5वें साल में 110 रुपए दिए जा रहे हैं, तो IRR से कैलकुलेट करना चाहिए। जबकि हम जो है ये उस 10 रुपए को क्या कर रहे हैं? 5 सालों में बराबर बांट रहे हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली रेट जो वो सेम आ जाते हैं, इस वजह से हम इसमें ये मेथड से कर सकते हैं। इक्विटी के अंदर 4 अप्रोच है। पहली जो डिविडेंड प्राइस अप्रोच, वो कहते हैं कि शेयर की प्राइस जो वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड जो वो डिसाइड करते हैं, इस वजह से D1/KE - G जो है वो प्राइस की होगी, उस हिसाब से जो हम क्या कर सकते हैं? KE कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है D1 वाला? तो ये फॉर्मूला आया है आपका परपेचुटी के हिसाब से, फॉर्मूला जो वो आया है। परपेचुटी में क्या होता है? इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय रेट माइनस ग्रोथ रेट, ग्रोइंग परपेचुटी में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि इक्विटी शेयर सतत चलने वाला है तो ये परपेचुटी के जैसा होगा, आजीवन चलता रहेगा, तो पहले साल के अंत में दिया गया डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE - G। एफ क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर नए शेयर इश्यू होंगे तो उसके इसके अंदर उनको इश्यू करने में कुछ कॉस्ट लगती है, वो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। दूसरी है अर्निंग प्राइस अप्रोच। वो कहते हैं सिर्फ डिविडेंड जो वो शेयर की प्राइस डिसाइड नहीं करता है, अर्निंग जो है वो पूरी ही डिसाइड करती है। अगर एक शेयर पे 10 रुपए कमाई है तो उसमें से चाहे आपने डिविडेंड चाहे 6 रुपए का दिया हो, लेकिन कमाई अगर 10 है तो 10 के हिसाब से शेयर की वैल्यू होगी, क्योंकि आप उसमें से बांट रहे हैं 6, बाकी 4 उनकी कमाई तो हो चुकी है, तो ये कहते हैं कि E1 डिवाइडेड बाय KE - G। सेम वैसा वैसा कैपिटल एसेट प्राइस मेथड CAPM जो क्या कहता है कि इस तरीके से नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम इन्वेस्टर के हिसाब से सोचेंगे। तो इन्वेस्टर जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जैसे कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता तो उसे कितना मिलता? जैसे कि 7% मिलता, तो कि ये 7% तो मांगेगा ही, प्लस क्या करेगा? RM माइनस RF, कि जैसे ये रिस्क फ्री की बजाय मार्केट के अंदर गया तो उसे क्या होगा? उसकी वजह बजाय उसके कारण वो क्या करेगा? प्रीमियम मांगेगा, क्योंकि रिस्क बढ़ेगी तो वो रिटर्न क्या करेगा? ज्यादा मांगेगा।
तो ये तो मार्केट में जाने की वजह से रिस्क प्रीमियम है, लेकिन वो मार्केट में भी न जाके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कंपनी का और मार्केट का जो रिलेशन बताता है वो क्या होता है, बीटा होता है। तो इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। बीटा 1 है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट 10% से बढ़ रहा है तो कंपनी के शेयर भी 10% से बढ़ रहे हैं। बीटा अगर 2 है, मतलब कि अगर मार्केट 10% से बढ़ रहा है तो कंपनी जो है वो 20% से बढ़ रही है। इसके एजम्पशन जो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑल इन्वेस्टर जो है उनके पास उनकी एक जैसी एक्सपेक्टेशन है, होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन है, सबके पास एक तरीके के इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी तरीके का टैक्स नहीं है, कोई भी तरीके की ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, और एक अकेला सिंगल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता सिग्निफिकेंटली। जैसे कि आपने स्कैम मूवी जो है वो देख रखी हो अगर, वेब सीरीज, तो उसके अंदर हर्षद मेहता वगैरह ग्रोथ को लेस क्यों करते हैं। ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या था, ग्रोइंग परपेचुइटी में जो फॉर्मूला था ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, वो सेम ही फॉर्मूला है। ग्रोइंग परपेचुइटी में हम कैसे कैलकुलेट करते थे, याद हो तो आपको बताया था कि भाई अगर मैं आपको एक तो 1-1 लाख रुपए दूं, और फिर मैंने कहा था कि मैं 1-1 लाख रुपए और हर साल आपके 2% इंक्रीज करूंगा, तो उस केस के अंदर हमने कैसे कैलकुलेट किया था, 1 लाख डिवाइडेड बाय जो भी रेट थी माइनस ग्रोथ रेट किया था। तो बस वो जो फॉर्मूला है वहां पर इंस्टॉलमेंट थी, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की जगह D1 या E1 आ जाएगा, रेट की जगह KE आ जाएगा, और जी की जगह ग्रोथ रेट की जगह ग्रोथ रेट रहेगा। समझ पा रहे हो बात, क्योंकि जैसे आपको 1-1 लाख रुपए दूं तो 1-1 लाख डिवाइडेड बाय 0.10, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख होगी, और अगर इसकी जगह 2-2% बढ़ाऊंगा तो कितनी होगी, उसकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.02, 0.8 के हिसाब से, जैसे 12.5 लाख शायद आएगा। ठीक है, और फिर अपन ने उसको प्रूव भी किया था कि किस तरीके से होगा। तो हमने प्रूव किया था, याद हो तो, कि प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर जो वो 2% से इंक्रीज होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर जो दे रखा है उसी के हिसाब से ये बना हुआ फॉर्मूला। रियलाइज यील्ड की IRR के हिसाब से कैलकुलेट कर दो, लेकिन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर जो वो अनप्रेडिक्टेबल है। रिटेन अर्निंग KR जो वो सेम वैसा का वैसा रहेगा, बस जो है इसमें क्या होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट जो वो नहीं होगी, और KR जो वो KE से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उस केस के अंदर KE जो है उसमें से 1 - पर्सनल टैक्स अगर उनका लगता है तो उसका बेनिफिट मिलेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर कैपिटल गेन पे कोई टैक्स लग रहा है तो उसको डिवाइड में लेके आएंगे, क्योंकि रिटेन अर्निंग जो क्या करवाएगी, कैपिटल गेन करवाएगी, क्योंकि शेयर की वैल्यू जो क्या होगी, बढ़ाएगी, शेयर की वैल्यू बढ़ाएगी तो वहां पर कैपिटल गेन टैक्स होगा, तो उसके हिसाब से ये क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे, सॉरी कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन टैक्स रेट, हाँ, पर्सनल इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड। उसके बाद में है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वाला फॉर्मूला एक बार आप रहने दीजिएगा ना, इसको मैं थोड़ा सा और स्टडी करके बताऊंगा, इसमें शायद मुझे कुछ डाउट लग रहा है, मैं एक बार इसको वापस चेक करूंगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो वो KO कैसे कैलकुलेट करोगे, KD इंटू उसका वेट कितना है, KP इंटू उसका वेट कितना है, KE इंटू उसका वेट कितना है। वेट जो बुक वैल्यू लिया जा सकता है, मार्केट वैल्यू लिया जा सकता है, मार्जिनल लिया जा सकता है, डिजायर्ड वेट लिया जा सकता है। रिस्क जो है वो क्या हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है, अनसिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम क्या कहते हैं, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। जैसे कि अपन मोबाइल मार्केट के अंदर है तो मोबाइल मार्केट से रिलेटेड जो रिस्क है उसे हम अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। अगर हमारे जैसे मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड रिस्क है तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमें कोई और जगह भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जैसे कि हमें व्हीकल के अंदर इन्वेस्ट करके इसको कम कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, डाइवर्सिफाइबल रिस्क होती है। जबकि सिस्टमेटिक रिस्क जो होती है वो क्या होती है, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है, उसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, नॉन डाइवर्सिफाइबल है। और CAPM जो यूज करता है वो ये है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बीटा है, जो बीटा है वो जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, इस वाली रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर, डेब्ट और इक्विटी जो है उसको हम कहते हैं लिवरेज फॉर्म, जो कि अब अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी के ऊपर जो अपन बात करेंगे पूरी तरीके से। और अगर सिर्फ अन इक्विटी है तो उसे अनलिवरेज या अनगियर्ड कहा जाता है। डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर कौन कौन से देखेंगे, कंट्रोल देखेंगे, रिस्क देखेंगे और कॉस्ट देखेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है,
हमें फर्म की वैल्यू जो बढ़ानी है। फर्म की वैल्यू बढ़ाने के लिए फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली ईबीआईटी डिवाइडेड बाय WACC। ये सारा कुछ आगे आएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शन है, कोई रिप्लेसमेंट का, मॉडर्नाइजेशन का, एक्सपांशन का या डाइवर्सिफिकेशन का कोई रिस्क है, सॉरी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या है, तो उसके लिए क्या पैसा चाहिए? हाँ पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से ले सकते हैं? इंटरनल फंड ले सकते हैं, डिबेंचर्स मतलब डेप्ट ले सकते हैं, उधार लिया जा सकता है, या इक्विटी इश्यू करके लिया जा सकता है। इस ये पैसा कहाँ से लाया जाए इसका डिसीजन जो किस में लिया जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? डेब्ट इक्विटी का मिक्स। डिजायर क्या है? पे आउट पॉलिसी क्या है? मतलब कि जो पैसा ले हम कमाते हैं उसमें से कितना बांटते हैं, ये सारा देख के देखेंगे दो चीजें, इफेक्ट ऑन रिटर्न क्या होगा और इफेक्ट ऑन रिस्क क्या होगा, कि अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो ये रखें तो रिटर्न कितना, और ये रखें तो रिटर्न कितना, उसके अगेंस्ट में रिस्क कितना, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट होगा, मतलब कि रिटर्न जहां सबसे ज्यादा होगा, रिस्क जो है वो कम होगा, मतलब कि रिटर्न और रिस्क का जो हिसाब से जो सही बैठेगा उसके हिसाब से हम पैसा जो रेज करेंगे, और उससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो क्या होगी? ऑप्टिमम होगी, और वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? ऑप्टिमम होगा, और उससे हमारी फर्म की वैल्यू जो वो ज्यादा होगी। फर्म की वैल्यू कैसे ज्यादा होगी? देखो, जैसे ही फर्म की वैल्यू जो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? EBIT डिवाइडेड बाय KO। यहाँ जैसे EBIT आपके 1 लाख है, यहाँ डिवाइड में KO जितना कम होगा, जैसे 0.20 करोगे तो कितना आएगा? ये आपका 5 लाख आएगा। अगर यहीं पर आप 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.10 करोगे तो ये कितना आएगा आपका? 10 लाख आएगा। समझ पा रहे हो बात? तो यहाँ रेट जितनी जो कम होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सर ये भी KO लिखना था है ना, EBIT डिवाइडेड बाय KO। EBIT डिवाइडेड बाय KO, तो KO जितना कम होगा उतनी फर्म की वैल्यू जो क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए थ्योरी देखी हमने, रिलेवेंस थ्योरी और इररिलेवेंस थ्योरी, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम और मोदी गिलानी। नेट इनकम अप्रोच ने क्या कहा? देखो, नेट इनकम अप्रोच ने क्या कहा कि डेप्ट जो है वो सस्ता है, जैसे जैसे डेप्ट बढ़ाओगे वैसे वैसे फर्म की वैल्यू जो इंक्रीज होगी, तो डेप्ट जो वो ज्यादा से ज्यादा लो। ट्रेडिशनल ने कहा कि डेप्ट जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे जो वो फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि डेप्ट सस्ता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर आपने डेप्ट बढ़ा दिया तो डेप्ट ज्यादा रिस्की हो जाएगा, तो उस केस के अंदर डिबेंचर होल्डर जो है, मतलब जो डेप्ट है वो पैसा कॉस्ट अपनी बढ़ा देंगे। मतलब कि जैसे एक ऐसा आदमी है जो अच्छा खासा उसकी क्रेडिट है, तो उस केस के अंदर उस पे वो लोन लेगा तो उसे ब्याज सस्ते में, सॉरी लोन जो सस्ते में मिलेगा, और एक जो वो रिस्की आदमी है कि पैसा देता है या खा जाता है, तो उस केस के अंदर उसको जो वो महंगा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर फर्म के अंदर ज्यादा ही डेप्ट बढ़ा दोगे, एक लिमिट से ज्यादा आपने उधार ले लिया, तो उस केस के अंदर फर्म जो है वो रिस्की हो जाएगी, और KD जो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और KD बढ़ना शुरू हो जाएगी तो वहां पर जो एक ऑप्टिमम पॉइंट आएगा, वहां तक अगर आप डेप्ट को बढ़ाओगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। उसके बाद में आते हैं इस साइड के अंदर दो, नेट ऑपरेटिंग इनकम और मोदी गिलानी। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या कहता है कि फर्म की वैल्यू जो वो EBIT जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वहीं से डिसाइड हो जाती है, मतलब कि फर्म की वैल्यू जो है वो वहीं पर डिसाइड हो जाती है। अगर उसमें से डेब्ट की वैल्यू कम है तो इक्विटी की बढ़ जाएगी, और इक्विटी की वैल्यू कम है तो डेब्ट की बढ़ जाएगी, मतलब कि वो अल्टीमेटली आपस में कंपनसेट करेंगे, लेकिन डेब्ट इक्विटी आप कितना रखते हो उससे आपके फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सी? इररिलेवेंस थ्योरी। इन्होंने क्या कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो फर्म की वैल्यू पे कोई भी तरीके का इफेक्ट नहीं डालता है, ये इररिलेवेंस की थ्योरी। तो इन्होंने कहा कि देखो, नेट इनकम में तो क्या कहा, इक्विटी की वैल्यू है जो लास्ट में डेब्ट को हटाने के बाद में, मतलब डेब्ट की कॉस्ट इंटरेस्ट हटाया, उसके बाद में टैक्स हटाया, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा बचा, उसके डिवाइड में KE की, तो इक्विटी की वैल्यू आई, और उसमें डेब्ट जोड़ा तो टोटल फर्म की वैल्यू आई। ये कहता है कि फर्म की वैल्यू EBIT जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वहीं से जो डिसाइड हो जाएगी। फिर इसमें से
जितनी डेप्ट की वो हटा दो, बाकी जो किसकी बचेगी, इक्विटी की बचेगी। तो ये कहता है कि डेप्ट और इक्विटी का रेशियो आप कुछ भी रखो, कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं फर्म की वैल्यू पे। मोदी, गिलानी एंड मिलर ने जो इसका पूरा समर्थन किया, फिर लोगों ने कहा समर्थन करने से क्या होगा, तो इसने आर्बिट्रेज के प्रोसेस के जरिए समझाया। इनके एजम्पशन जो है इनका ध्यान रखिएगा। दो तरीके के फंड, पहला जो है सॉरी, इनके सबकी एजम्पशन है ये, दो तरीके के फंड है, डेप्ट और इक्विटी। टोटल एसेट की फर्म जो है वो दे रखी है, कितना जो है वो लेना है, डेप्ट देके इक्विटी और इक्विटी देके डेप्ट जो वो लिया जा सकता है, हम ये मान रहे हैं। टैक्स जो कंसिडर नहीं करेंगे, और हम ये मान रहे हैं कि पे आउट जो 100%, मतलब जितना कमा रहे हैं वो पूरा का पूरा हम डिविडेंड के रूप में बांट देंगे, मतलब रिटेन अर्निंग नहीं है। टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट, टोटल जो पैसा रेज करना है वो हमारा फिक्स है। बिजनेस रिस्क जो है वो कांस्टेंट है। बिजनेस रिस्क मतलब कि जो आपके कंट्रीब्यूशन तक की जो रिस्क है, ईबीआईटी तक की रिस्क है, जो आगे नेक्स्ट जो है वो लिवरेज के अंदर पढ़ेंगे अपन। बिजनेस रिस्क जो कांस्टेंट है, और फर्म जो है वो परपेचुअल लाइफ है वो चलती ही रहेगी। नेट इनकम अप्रोच, इसने क्या कहा, फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ाओगे। फाइनेंशियल लिवरेज मतलब डेब्ट को जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे केओ जो वो कम होगा, और केओ जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ फर्म जो वो इंक्रीज होगी। एजम्पशन क्या है, के ई और के डी जो वो चेंज नहीं होते हैं। और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो क्या होगी, ई प्लस डी, इक्विटी की वैल्यू और डेब्ट की वैल्यू। इक्विटी की वैल्यू कैसे करोगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर नेट इनकम जिसे कहते हैं, इसके हिसाब से इसका नाम रखा गया नेट इनकम, डिवाइडेड बाय के ई होगा। और डेब्ट की वैल्यू जो क्वेश्चन दे ही देता है सीधे। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म कर दो, कि भाई 5 लाख रुपए के लिए 5 लाख रुपए कमाते हैं, और उसके बदले में हमारी जो टोटल वैल्यू है वो 30 लाख है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख की इतनी हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसने सजेशन क्या कहा कि डेब्ट लो, जितना ले सकते हो उतना लो। ट्रेडिशनल अप्रोच आई, उसने कहा कि नेट इनकम अप्रोच सही है लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रेंड जो वो स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, अगर आप बहुत ज्यादा ही डेप्ट से पैसा ले लोगे तो फिर आपकी फर्म जो वो रिस्की हो जाएगी, और केडी जो वो कांस्टेंट रहेगा अप टू ए सर्टेन लिमिट। ज्यादा ही डेप्ट तो केडी जो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन रेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज ग्रेजुअली। इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो जितने जो एक्सपेक्टेशन है उनकी नॉर्मली कांस्टेंट रहेगी, और बढ़ेगी तो भी पहले क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगी तो उस केस के अंदर जो फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेशन जो है उसकी रेट जो वो बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, मतलब कि स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगी। केओ जो है वो फर्स्ट डिक्रीज होगा मतलब पहले आप डेब्ट को बढ़ाओगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, कब तक, ऑप्टिमम पॉइंट तक, और उसके बाद में जो केओ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऑप्टिमम पॉइंट वेयर केओ इज लोवेस्ट, जहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, केओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कम है, वहां पर जो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है, और वहां फर्म की वैल्यू जो वो हाईएस्ट है। तो देखो केओ जो है वो कम होता 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 फिर जो एक पॉइंट आएगा और उससे वापस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। के ई जो शुरुआत के अंदर धीरे धीरे बढ़ेगी, और फिर जो स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगी। के डी जो शुरुआत में काफी देर तक कांस्टेंट रहेगी, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। Irrelevance theory, net operating income approach, any change in leverage not affect value of firm। इन्होंने कहा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जो डेब्ट की कॉस्ट कम होगी तो इक्विटी वाले ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे, या फिर इक्विटी डेब्ट की कॉस्ट कम होगी तो इक्विटी वाले ज्यादा मांगना शुरू कर देंगे, और डेब्ट की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो इक्विटी वाले मांगना कम कर देंगे। मतलब ये कह रहा है कि फर्म की वैल्यू तो ईबीआईटी से डिसाइड हो जाएगी, ये उनके आपस की बात है। फर्म की वैल्यू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ इक्विटी जो टोटल फर्म की वैल्यू उसमें से डेब्ट की वैल्यू हटा दो तो बाकी इक्विटी बचेगी। मोदी, गिलानी और मिलर ने अप्रोच दिया 1958 और 1958 और 1963। 1958 में इसने विदाउट टैक्स दिया था, उसमें टैक्स कंसिडर नहीं किया था, इसकी एजम्पशन थी कि भाई टैक्स नहीं है। लेकिन फिर लोगों ने अपोज किया कि ऐसा नहीं होता है, तो फिर उसने 1963 में विद टैक्स वापस जो वो दिया। क्या एजम्पशन थी कि परफेक्ट मार्केट है। परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर जो वो रेशनल है, समझदार है, और इन्फॉर्मेशन जो फ्रीली अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कोई भी टैक्स नहीं है, सारे इन्वेस्टर जो समझदार है। फर्म कैन ग्रुप इनटू सेम रिस्क क्लास बेसिस, एक जैसी रिस्क की सारी फर्म जो वो हम एक साथ कर सकते हैं, मतलब कि उनको कंपेयर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज।
फर्म की वैल्यू जो वो कांस्टेंट रहेगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहेगी। फर्म हैविंग डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर हैज हायर के देन अनलीवर्ड फर्म। उन्होंने कहा कि अगर डेब्ट जो है वो इंक्रीज करोगे तो क्योंकि के डी कम है तो उनके के ई जो वो बढ़ जाएगी, और अगर आपका डेब्ट कम हो जाएगा तो के डी जो है उसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, के ई जो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आपस में ये क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ लिवरेज फर्म जो वैल्यू ऑफ लिवरेज फर्म होगी जो, और वैल्यू ऑफ अनलिवरेज फर्म है, उन दोनों की वैल्यू जो बराबर रहेगी। मतलब कि लिवरेज मतलब कि जिसने डेप्ट लिया है, और अनलिवरेज मतलब जिसने डेप्ट नहीं लिया, दोनों की वैल्यू जो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। वैल्यू ऑफ फर्म जो वो क्या रहेगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय के ओ जो है उससे कैलकुलेट होगा। के ई विल इंक्लूड रिस्क प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। इसने कहा कि अगर आप जो है वो जैसे फाइनेंशियल रिस्क क्या हुआ कि आपने जैसे ही डेब्ट बढ़ाओगे, आप अपने फर्म के अंदर डेब्ट लेके आओगे तो उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करना जरूरी है, तो उस केस के अंदर फाइनेंशियल रिस्क जो इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां जो पहले नेट इनकम वाले कह रहे थे ना कि ये पैसा बच जाएगा और उस वजह से जो के ई जो सॉरी इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, अगर उनको कम पैसा दे रहे हो तो के ई जो है ना वो क्या करना शुरू कर देंगे, ज्यादा मांगना शुरू कर देंगे। समझ पा रहे बात कि, और हमने कहा कि तो के ई कैलकुलेट कैसे होगा, तो उसने कहा कि ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस के डी कितना है इनटू इसका डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। KO will not affect by financial leverage, affect only by business risk। और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल रिस्क से डेब्ट कितना और इक्विटी कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बिजनेस रिस्क से फर्क पड़ेगा। के जो वो will unaffected by financial leverage, explain with the help of arbitrage। आर्बिट्रेज का मतलब बिना रिस्क के प्रॉफिट कमाने के प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि भाई एक मार्केट में 80 रुपए में कोई चीज है और दूसरे उसी चीज को दूसरे मार्केट 82 रुपए में, तो लोग सीधी सी बात है यहाँ से खरीदना शुरू करेंगे और यहाँ बेचना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर डिमांड ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ प्राइस बढ़ जाएगी, और यहाँ सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर प्राइस कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये 81 पे आके सेट हो जाएंगे। शॉर्ट कमिंग आर्बिट्रेज जो है फेल हो गया बिकॉज ऑफ इनपरफेक्ट मार्केट और एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स। इसने जो टैक्स वगैरह की कहा था कि नहीं था, तो फिर इसने 1963 में विद टैक्स जो वो दिया। तो उसने कहा कि वैल्यू ऑफ लिवरेज्ड फर्म जो है बराबर होगा वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म, मतलब कि जिसने डेब्ट नहीं लिया है, प्लस उसमें क्या होगा, टैक्स बेनिफिट। मतलब ओवरऑल इसमें से जो लिवरेज फर्म में से टैक्स बेनिफिट का पोर्शन हटा दो तो ये वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म आ जाएगी। वैल्यू ऑफ बीजी मतलब वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म या लिवरेज फर्म। गियर्ड फर्म और लिवरेज फर्म अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे। बराबर वैल्यू ऑफ अनलिवरेज प्लस टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। और यहाँ पर जो के ये इक्विटी की कैलकुलेशन जो थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। ये भाई एक दो फॉर्मूले जो आपको देखने हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसका, गियर्ड फर्म का, बराबर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनगियर्ड प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनगियर्ड माइनस के डी इंटू डेप्ट डिवाइडेड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी, गियर्ड की बराबर हो जाएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनगियर्ड की। वैसे ये फॉर्मूले अभी आपको थोड़े ना भी समझ आए तो चिंता मत करना, वो लिवरेज के साथ जो है वो अपने समझ आ जाएंगी। उसके बाद में याद दिलाना, अपन इसको इन फॉर्मूलों को भी डिस्कस कर लेंगे कि ये फॉर्मूला इस तरीके से क्यों बने। ट्रेड ऑफ थ्योरी, मोदी गिलानी एंड मिलर, ये दो थ्योरी कुछ अलग से। ट्रेड ऑफ ने क्या कहा कि डेब्ट से कुछ कॉस्ट है तो कुछ बेनिफिट है। ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली एक्सप्लेन ऑफसेटिंग द कॉस्ट ऑफ डेब्ट अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ डेब्ट, कि भाई डेब्ट से कुछ कॉस्ट लग रही है तो उसके अगेंस्ट में कुछ जो उससे फायदा भी मिल रहा है। दो कॉन्सेप्ट है इसके, प्राइमरी डील विद टू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और एजेंसी कॉस्ट। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि भाई ये पैसा जो डेब्ट से आपने पैसा लिया उस पर ब्याज आपको देना ही देना है। और एजेंसी कॉस्ट, क्योंकि डेब्ट से आप पैसा लोगे तो वो अपनी भी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, इस वजह से उसमें क्या होगी, उसमें एजेंसी कॉस्ट आएगी। एजेंसी का मतलब क्या है, जैसे एक बिजनेस कर रहा है उसमें मैं पैसा दूंगा तो फिर मैं मेरी बात भी मनवाने की कोशिश करूंगा, तो ये जैसे कल को कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये डेब्ट वाले आके कहेंगे कि नहीं इतना बड़ा रिस्क मत लो क्योंकि हमारा पैसा डूब सकता है। इन्होंने कहा कि डेब्ट में फायदा क्या है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, बैंक करप्सी है, क्योंकि
आपको पैसा देना ही देना है, तो इस तरीके की दिक्कतें आ सकती है। जैसे जैसे डेप्ट बढ़ाएंगे डेप्ट का मार्जिनल बेनिफिट कम होगा, मतलब कि डेप्ट जैसे जैसे बढ़ोगे, शुरुआत में डेप्ट जो क्या होगा उसका बेनिफिट ज्यादा होगा और कॉस्ट जो कम होगी, लेकिन धीरे धीरे डेप्ट बढ़ाओगे तो उसके बेनिफिट जो वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क ज्यादा होगा तो केडी जो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ठीक है, और कॉस्ट भी जो है वो बेनिफिट के अगेंस्ट में कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, कि इंटरेस्ट का फिक्स इंटरेस्ट का अमाउंट जो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, इस वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वगैरह की जो समस्या वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हम जो एक ऑप्टिमम पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों आपस में बेनिफिट और कॉस्ट ट्रेड ऑफ हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे, वहां तक जो डेप्ट बढ़ाना उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना। पर्सनल टैक्स ऑन इंटरेस्ट लगेगा, अगर इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर जो पैसा दे रहे हैं उनको जो इंटरेस्ट की इनकम होगी उसके ऊपर अगर पर्सनल टैक्स लगेगा उस इंटरेस्ट इनकम पे, तो उसके तो अट्रैक्टिवनेस जो डेप्ट की है वो कम हो जाएगी। कॉस्ट जो लगती है डेप्ट से, सॉल्वेंसी प्रॉब्लम, एक तो इंसॉल्वेंसी तक जा सकते हैं, मतलब कि उनको पेमेंट करना ही करना है, अगर उनको नहीं किया तो उस केस के अंदर वो कोर्ट में जाके बिजनेस बंद करवा सकते हैं। एक एजेंसी प्रॉब्लम, शेयर होल्डर और मैनेजर, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर ये आपस में क्या करना शुरू कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर सकते हैं। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये मेयर्स ने दी थी, उसने क्या कहा था, कॉस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे जो क्या होता है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, देखो ये वैसे स्टेट्स के अंदर जो अपन इसको पढ़ेंगे, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दो तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये भी भाई 3 पॉइंट जो मेरे को याद दिला दीजिएगा, अपन इसको बाद में और डिस्कस कर लेंगे। एक तो असिमेट्रिक, मैं लिख के देता हूँ, एक तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का जो है वो, एक फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट का जो है वो, और एक जो है वो के डी का जो फॉर्मूला। एक्चुअली अपन ने थोड़ी सी गलती ये कर दी कि बीच में जो रिवीजन लेना शुरू कर दिया, और उसके अलावा एक आपका सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, ये 4 बातें जो आपको बतानी। पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर हम पैसा अच्छा कमाएंगे तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, डेब्ट से पैसा लेना चाहिए, क्योंकि उनको पैसा देना कम है, कॉस्ट कम लगेगी और उस केस के अंदर हमारा ज्यादा बचत होगा। लेकिन अगर हमें लगता है कि अनसर्टेन है फ्यूचर, तो उस केस के अंदर हमें पैसा इक्विटी से लेना चाहिए। इसने कहा कि डेब्ट और इक्विटी का कोई फिक्स जो है पैटर्न नहीं है, मतलब कि इतना डेब्ट होना चाहिए या इतना इक्विटी होना चाहिए, जैसे इन्फॉर्मेशन है जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से हम तय करेंगे। इक्विटी उसने कहा कि दो तरीके के, एक्सटर्नल और इंटरनल। उसने कहा कि सबसे महंगा इक्विटी है, उससे कम महंगा जो वो रिटेन अर्निंग है, उससे कम जो वो डिबेंचर है। लेकिन इसके सजेशन सुनिएगा, इसने कहा कि सबसे पहले अगर आपको पैसा चाहिए तो आपने जो कमाया है ना उसी को रोक लीजिए और उससे अपनी जरूरतें पूरी कर लीजिए। अगर वहां से नहीं हो पा रही जरूरतें तो फिर आप जो डेप्ट इश्यू कीजिए, और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर आप इक्विटी जो इश्यू कीजिए। ये इन दोनों में फर्क है। ट्रेड ऑफ जो थ्योरी थी उसने सिर्फ डेप्ट और इक्विटी को कंसीडर किया, इसने इंटरनल डेप्ट और इक्विटी तीनों को कंसीडर किया। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर को जो कौन कौन डिसाइड करते हैं, चॉइस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स, कि भाई कितना जो डेप्ट रखे और कितना जो इक्विटी रखे, इसको हम जो है कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, अगर हमने जैसे डेप्ट से पैसा ज्यादा लिया, तो डेप्ट से पैसा ज्यादा लिया तो उस केस के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, लिवरेज फॉर्म या फाइनेंशियल लिवरेज। तो वहां पर क्या होता है, उनको कॉस्ट कम देनी होती है और उनसे बेनिफिट हमें, रिटर्न हमें ज्यादा मिलता है, तो उस केस के अंदर हमें जो है इक्विटी की वैल्यू जो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इससे हम क्या क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यूज ऑफ फिक्स्ड इनकम बियरिंग डेप्ट और प्रेफरेंस शेयर अलोंग विथ इक्विटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर हम हमारे इक्विटी के साथ डेप्ट से और प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेते हैं तो उस केस के अंदर हम उसे क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। रीजन क्या है, इसका नाम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों है, क्योंकि आप डेप्ट और प्रेफरेंस शेयर से पैसा क्यों ले रहे हो, ताकि आपके इक्विटी की वैल्यू बढ़े। समझ पा रहे हो बात, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फिर इन्होंने क्या कहा, अगर रिटर्न ज्यादा है के डी से तो फिर डेप्ट बढ़ाओ ताकि ईपीएस बढ़ेगा, और अदरवाइज मत बढ़ाओ।
ग्रोथ और स्टेबल इनकम, अगर स्टेबल सेल है तो आप डेब्ट ज्यादा ले सकते हो, ग्रेटर सेल है तो ज्यादा और ज्यादा डेब्ट ले लीजिए, और फ्लक्चुएटिंग सेल है तो डेब्ट कम करें। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? आइडल पैटर्न मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सो ईपीएस कैन बी मैक्सिमाइज। अगर आपके पास कॉस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, डेब्ट और इसमें से दोनों में से जो वो आपका डेब्ट जो वो कॉस्ट उसकी कम पड़ेगी, मतलब कि वो सस्ता रहेगा, और अगर आपके पास ज्यादा है तो उस केस के अंदर आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। रिस्क प्रिंसिपल क्या कहता है? डेब्ट बढ़ाओगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी, डेब्ट कम करोगे तो फाइनेंशियल रिस्क कम होगी। कंट्रोल प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्विटी बढ़ाओगे तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा, और डेब्ट बढ़ाओगे तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन चूज कीजिए जो इजी हो एडजस्ट करने के लिए। मैनी अदर कंसिडरेशन में भी लुक इनटू, इसके अलावा और भी कोई चीजें देखी जा सकती। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए ईबीआईटी, ईपीएस और एमपीएस का एनालिसिस, इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ईबीआईटी ईपीएस अपन अभी देखे ही है। फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट जो है इसको अपन एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को भी एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, जरूरत से ज्यादा अगर कैपिटल ले ली तो उसे हम क्या कहेंगे? ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर जरूरत से ज्यादा पैसा लेके आ गए हो, मतलब कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख चाहिए थे, आपने 7 लाख का लोन दे दिया, तो आपको 7 लाख के हिसाब से ब्याज देना है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिटर्न उसकी वजह से कम हो जाएगा। 7 लाख का ब्याज दोगे तो और कमा 5 लाख के हिसाब से रहे हो तो फिर आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा, ईपीएस कम हो जाएगा, डिविडेंड कम हो जाएगा, और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ असेट, आपके पास असेट ज्यादा है लेकिन उसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे। क्या कारण हो सकता है? कि आपने ज्यादा पैसा रेज कर लिया, या फिर आपने जो रेट है उससे ज्यादा रेट पे पैसा उठा लिया, या एक्सेसिव एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, ज्यादा फिक्स एसेट ले ली, गलत एस्टिमेट कर लिए थे, इम्प्रॉपर डेप्रिसिएशन और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट वगैरह करके आपने क्या कर लिया? ज्यादा पैसा लगा दिया। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? कंसिडरेबल रिडक्शन इन अर्निंग, अर्निंग जो है वो काफी हद से कम हो जाएगी। एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर कम हो जाएगा अगर अर्निंग कम होगी तो। और विंडो विंडो ड्रेसिंग है, इसको चेंज कर दीजिएगा ना, विंडो ड्रेसिंग है, मतलब फिर आप विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि आप घर तो पूरा खराब है लेकिन खिड़की से जो आप अच्छा दिखा रहे हो, तो फिर उस केस के अंदर ये विंडो ड्रेसिंग का जो है वो काम होगा। कैन लीड टू लिक्विडेशन, और अगर आपने ओवर कैपिटलाइजेशन है तो क्योंकि अर्निंग कम हो जाएगी, कॉस्ट ज्यादा देनी है, तो उस केस के अंदर आपको लिक्विडेशन तक जाना पड़ सकता है। कैसे बचा जा सकता है? बायबैक कीजिए, रिडम्पशन कीजिए, मतलब कि जहां से पैसा रेज किया उनको वापस रिटर्न कीजिए, या फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा उसे कहीं ढंग की जगह इन्वेस्ट कीजिए, या फिर लोन वगैरह जो उनका रीपेमेंट कीजिए। इसका जस्ट अगेंस्ट अंडर कैपिटलाइजेशन, आपकी जितनी जरूरत है उससे कैपिटल कम है, व्हेन एक्चुअल कैपिटल इज लेस देन रिक्वायर्ड कैपिटल बाय इट्स अर्निंग कैपेसिटी, तो इसकी वजह से क्या होगा? अब कॉस्ट कम लग रही है और आप कमा ज्यादा रहे हो, मतलब कि आपकी जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत है कैपिटल सॉरी इन्वेस्टमेंट के लिए जितनी कैपिटल चाहिए उससे कम कैपिटल लगाई है, तो कॉस्ट आपकी कम लगेगी, तो ईपीएस आपका बढ़ेगा, डिविडेंड भी बढ़ेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर भी बढ़ेगा, और शेयर की वैल्यू जो वो बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। इफेक्ट क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि रिटर्न ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लोग और भी आएंगे, लेकिन लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, क्यों आ सकती है? देखो समझिएगा, अब यहाँ पर आपने क्या किया, पैसा आपके पास जरूरत से कम है, तो इस वजह से आपको हो सकता है कि जो जरूरत का फंड जो वो रेज नहीं कर पाए, तो अगर आपकी ऐसी दिक्कत है तो उस केस के अंदर आप नए शेयर इश्यू कीजिए, नए लोन ले लीजिए, किसी भी तरीके से पैसा लाइए। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन, यहाँ तक का एक बार देखिएगा, और जो भी पॉइंट है वो और आप बताइएगा। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, यहाँ तक का देखिएगा, बाकी अपन जो नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे का जो लिवरेज का डिस्कस करते हैं, तब तक आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पुराने जो भी लेक्चर है वो देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।